नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की शूद्र पॉलिटिक्स वर्सेस ब्राह्मण पॉलिटिक्स का जो बयानबाजियों का सिलसिला था वो अभी थमा भी नहीं था कि राहुल गांधी के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। राहुल गांधी ने कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि योगी आदित्यनाथ कोई संत नहीं है, वो मामूली ठग हैं। और भी कई बातें बीजेपी को लेकर कही उन्होंने। बीजेपी को लेकर कहा कि वो धर्म नहीं कर रही है, वो अधर्म कर रही है, यानी बीजेपी को अधर्मी बता दिया, योगी आदित्यनाथ को ठग बता दिया। इसके बाद जाहिर तौर पर बीजेपी का हमलावर होना तो बनता ही था। बीजेपी ने उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर पलटवार किया। त्रिपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे योगी आदित्यनाथ ने आज कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा कि उनके टाइम पे घोटाले होते थे, उनके टाइम पे तमाम चीज़ें होती थी। तो ये जो एक नया बवाल शुरू हुआ है, तो क्या इससे राहुल गांधी के इस बयान से, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ठग जैसा शब्द उनके लिए इस्तेमाल करना शायद ऐसा आमतौर पर नहीं होता है, पहली बार ही हुआ होगा कि इस तरह का शब्द इस्तेमाल हुआ। तो इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या अखिलेश यादव ने जो एक मोमेंटम बनाया था शूद्र पॉलिटिक्स वर्सेस ब्राह्मण पॉलिटिक्स का, तथाकथित तौर पर वो मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं लखनऊ से विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं, और साथ ही हैं सैयद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अमीश राय जो कि आज तक, माफ़ कीजिएगा, UPTak.in यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहली टिप्पणी मैं विजय जी आपसे ही लेना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने ये जो मामूली ठग बताया है योगी आदित्यनाथ को, आपको क्या लगता है कि इस बयान का क्या असर होगा मौजूदा पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है? आप म्यूट पर हैं। देखिए, इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। फौरी तौर पे बहुत सख्त प्रतिक्रियाएं लोगों ने नहीं दी। आमतौर पे होता यह है कि अगर किसी लोकप्रिय नेता पर कोई टिप्पणी करता है तो उसकी बड़ी सख्त प्रतिक्रिया होती है। राहुल गांधी हमेशा से सिर्फ योगी पे उन्होंने टिप्पणी की ऐसा नहीं है, पहले भी हिंदुत्व और हिंदू के विभाजन पर, पुजारी और तपस्वियों को लेकर इस तरह की बड़ी रोचक टिप्पणियां उनकी होती रही। और 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर आप याद करें तो प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने एक नारा ही पूरा गढ़ लिया था और उस नारे के सहारे ही पूरा चुनाव लड़े थे। तो राहुल की जो टिप्पणियां हैं, और वो साथ में सबसे मजेदार बात यह है कि वो कहते हैं कि मैंने ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म को भी पढ़ा है, समझा है, बौद्ध धर्म को भी पढ़ा। जी, और हिंदू धर्म के बारे में भी मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। तो वो कितने धार्मिक हैं, कितना धर्म ग्रंथों का अध्ययन है, किस तरीके का अध्ययन है, वो अलग बात है, लेकिन उनका क्लेम ऐसा है। अब राहुल ने अपनी बात कह दी, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, और इस टिप्पणी को अगर देखें तो राहुल की जो टिप्पणी है एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी का एक्सटेंशन है। आप एक ट्रायंगल देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की टिप्पणी, अखिलेश जी का कहना कि नहीं मैं भी शूद्र हूं, सपा के बाहर बोर्ड लगाना कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और भागवत जी का कहना कि जो गड़बड़ियां हैं वो पंडितों की देन है, और राहुल जी का कहना कि ये तो ऐसे हैं। वो शब्द मैं रिपीट नहीं कर सकता जी। तो एक तरीके का ये मंथन शुरू हो गया है। अब दरअसल होता ये है कि जब आप जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, डेमोक्रेसी से जुड़े मुद्दे हैं, और जो व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, जब वहां पे आपका तर्क नहीं चलता, वहां पे आप का अध्ययन नहीं चलता है, तो इस तरह के हमले करते हैं नेता लोग। ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग वाद विवाद में आपस में भी अगर देखें, अगर दो पक्ष एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं, खासतौर पे अलग अलग पार्टियों के, तो कुछ देर तो तथ्यों की बात होगी, उसके बाद निजी हमले शुरू हो जाते हैं। तो ये इसी की एक प्रक्रिया है। और राहुल जी तो नेताओं पे व्यक्तिगत हमले करने के लिए जाने ही जाते हैं, वो जम के हमले करते हैं, और उनके ऊपर भी उतने ही हमले फिर होते हैं, लेकिन पहल ज्यादातर राहुल की तरफ से ही हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी शायद संघर्ष करती नजर नहीं आ रही। यहाँ
पोलर पॉलिटिक्स हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। थोड़ा सा एक ट्रेंगल 15% वोटों के आसपास का बीएसपी बनाती है। लोकसभा में 14 में 0 सीटें आई थी, 2019 में सपा के साथ चुनाव लड़ी थी तो 10 सीटें आ गई, क्योंकि क्रीमी सीटें उन्होंने ले ली। तो अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें नेशनल पर्सपेक्टिव में राहुल के इस बयान का रिएक्शन कितना लोगों में होगा और इसके पक्ष में कौन लोग खड़े होंगे। जो पक्ष में खड़े होंगे वो 2014 से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स हो रही है वो बहुत मायने रखती है। और मुझे लगता है कि जब इस बार एक तरीके का साइलेंस है, अभी इस तरह का कोई ध्रुवीकरण की स्थितियां नहीं है, तो इस तरह की टिप्पणियां जब नेता लोग करेंगे तो ध्रुवीकरण की परिस्थितियां भी पैदा होंगी। जी बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अपनी स्क्रीन पर राहुल गांधी का वो बयान चलता हुआ देख रहे हैं। योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ में आता तो वो जो करते वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। ये एकदम तीखा हमला राहुल गांधी ने किया। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी, देखिए ये राहुल गांधी ने ये क्लोज डोर मीटिंग में दिल्ली में ये बात कही थी। कैमरे पर उनकी ये बाइट मौजूद नहीं है, लेकिन आज संसद ने कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया और ये बात दोहराई। लेकिन साथ ही बीजेपी की तरफ से, जैसा मैंने बताया कि पलटवार हुए हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार कांग्रेस पार्टी पर किया। केशव मौर्य ने सीधा राहुल गांधी पर हमला बोला। तो आइए जरा हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा सीएम योगी ने, क्या कहा इमरान प्रतापगढ़ी यानी कांग्रेस के सांसद ने, और क्या कहा केशव मौर्य ने। जरा आप सुनिए। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। ऐसा ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। राहुल जी ने जो एक बात कही वो ये है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। ये देश को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र अलग तरीके से संचालित होता है, धर्म अलग तरीके से संचालित होता है। बहुत क्लियर बात उन्होंने कही। नहीं, श्री राहुल गांधी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और इस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश न तो स्वीकार कर सकता है न बर्दाश्त कर सकता है। वो हिंदुत्व के महाज्ञानी न बने। हिंदुत्व क्या होता है, हिंदू धर्मशास्त्र क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश क्या होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मस्थल क्या होते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्या होता है, प्रयागराज का कुंभ क्या होता है, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य कैसे हो रहा है, उनको इसका स्वयं नहीं पता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। कासिम साहब, आपसे एक सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के इस बयान से, जो पिछले लगभग 10 दिनों से एक मोमेंटम बना हुआ था पूरा, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने शूद्र पॉलिटिक्स के नाम पर जो बीजेपी पर हमला बोला हुआ था और पूरा मोमेंटम, सारी सुर्खियां उसी के इर्द गिर्द बन रही थी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये बयान जो है वो उस मोमेंटम को शिफ्ट कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है, या फिर ये एक और बीजेपी के ऊपर एक और हमला है जो विपक्ष की लड़ाई को और धार देगा? नहीं, मैं विजय जी से, नीरज जी सहमत हूँ कि ये तीसरा मोर्चा है। मतलब वो उधर से हो गया, अखिलेश ने कह दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया, अब राहुल गांधी ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को कह दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी का ये जो बयान है, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, बहुत ही इस तरह के बयान कभी नेताओं द्वारा किसी बड़े लीडर, वो भी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में इतनी तीखा नहीं कह सकते हैं, इसे थोड़ा सा और कोई लफ्ज दिया जाए, ये इस तरह का बयान है। और राहुल गांधी इसके लिए जाने जाते हैं। नीरज जी, राहुल गांधी जाने जाते हैं कि आज ही उन्होंने पार्लियामेंट में जो तकरीर की, और अच्छी तकरीर करने के बाद सारा जो फुटेज है वो तकरीर से आपके बयान पे चला गया। इससे पहले याद कीजिए, जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची और महाराष्ट्र का बॉर्डर था, तो उन्होंने सावरकर पे बयान दे दिया। मतलब सारी फुटेज वहां की जो है सावरकर लेके चले गए। तो राहुल गांधी के साथ एक ये दिक्कत तो है। अच्छा, फिर उसके बाद बयान भी दिलवाना है तो किससे दिलवाया जा रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में मिलते हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी मिलते हैं। मतलब योगी का मामला है, इमरान प्रतापगढ़ी जवाब देंगे या उस पर प्रतिक्रिया देंगे। तो ये कितना बचकाना है सियासी तौर पे, इसे आप देख के समझ सकते हैं। तो इतनी बड़ी कांग्रेस में खाली इमरान प्रतापगढ़ी हैं,
जो आपको योगी आदित्यनाथ पे आपके दिए गए बयान पर उस पर प्रतिक्रिया इमरान सलमान प्रतापगढ़ी खुर्शीद ने भी बोला है, सलमान खुर्शीद ने भी। सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, मेरा कहने का मतलब जी। कि जरूरत क्या है? क्या आपके पास लीडर्स की कमी है? क्या आपके पास मणिशंकर अय्यर जैसे लोग नहीं है मिसाल के तौर पर? तो मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी के यहाँ इस चीज की कमी है। एक तो वक्त की नजाकत, वक्त पर मौके पे चौका जो बात है वो कांग्रेस की तरफ से कभी देखने को नहीं मिलता है। वो मौके पे चौका के बल्कि बाउंड्री पे कैच हमेशा ड्रॉप करने में राहुल गांधी लगे रहते हैं। और पार्टी में मोमेंटम जो आपने जैसे कहा कि बनता है, तो उसको राहुल गांधी खुद तोड़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश में चल रहे इस विवाद की, इस विवाद जो है इससे तो खुद ही अखिलेश यादव पीछे छुड़ाना चाहते हैं। अभी एक्सप्रेस वे पे भगवान राम का जिक्र करके उन्होंने धीरे से इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है, डाइवर्ट मारने की कोशिश की है। और ये सच है कि एक मुद्दा था, उस पर बहुत ही मजबूती के साथ बहस हो रही थी, बात हो रही थी, एक माहौल बन रहा था, नीचे तक ये बात पहुंच रही थी। शूद्र मुद्दा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अखिलेश के समाज में भी काम करने लगा था। अब राहुल गांधी के इस बयान को, ठीक है, विजय जी ने कहा कि किसी ने अभी इतना सख्त हमला नहीं किया, इतना सख्त जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना छोटा मामला नहीं है। इतनी बड़ी बात इस तरह से कहते हैं अगर राहुल गांधी, तो इसका जवाब लगातार होगा, और जवाब जो होगा नहीं कासिम भाई, मैं एक बात आपसे सीधे करना चाहता हूं कि ये इतना खराब बयान या टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे होती है, जो जिनको कहा जाता है कि देश में दूसरे नंबर पे सबसे लोकप्रिय हैं, और इस टिप्पणी के बाद कोई प्रतिक्रिया केवल केशव प्रसाद मौर्य की आती है। पत्रकार जाते हैं तब दो साधु संत अयोध्या की टिप्पणी देते हैं, तो इस चुप्पी के क्या माने हैं? मैं वही अर्ज कर रहा था विजय भाई, मैं वहीं आ रहा था, शुरुआत मैंने की थी, वहां आ रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला इतना छोटा नहीं, इतनी ये जो टिप्पणी है, इसको मैं टिप्पणी नहीं कहूँ, मेरे लफ्जों में अगर मुझसे पूछा जाए, मेरे शब्दों में तो ये गाली, मैं इसे यूं कहूंगा विजय भाई। इस तरह से एक इतने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, इतनी बड़ी पीठ के महंत को, इतने बड़े योगी को आप मुख्यमंत्री हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता हटा दीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में राहुल गांधी के जो शब्द हैं वो इतने जाया चले जाएंगे, मुझे नहीं लगा। मुझे लगता है कि ये रिएक्शन आएगा और बहुत ज्यादा आएगा। और वो जो उत्तर प्रदेश में फुटेज छा रहे हैं ये लोग, ये फुटेज जो नीरज जी कह रहे थे ना, वो फुटेज इधर डाइवर्ट हो जाएगा। वो जो स्वयं प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव और इस पे जो फुटेज चल रहा था, मैं शूद्र हूँ, मैं दलित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, उसकी जगह पे अब राहुल गांधी सवाल और जवाब। और कांग्रेस में अगर इसी तरह से सलमान खुर्शीद जो भगवान राम की बात आएगी तो उस पर उनको भेज दिया जाएगा बाइट देने के लिए, और अब इमरान बड़ी से बाइट दिलवा दी जाएगी योगी आदित्यनाथ। उनसे अगर ये कफील भी तो कांग्रेस के बहुत करीबी है, कफील से दिलवा देते, मेरे ख्याल से ज्यादा कारामद साबित होते। तो मतलब इसे यूं समझिए, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी अपनी बनाई हुई बेहतरीन पिच को खुद ही खोद डालते हैं नीरज जी। मेरा तो अपना ये नजरिया है राहुल गांधी के आज के इस बयान के बाद। जी कासिम सर और विजय सर, आप लोगों की प्रारंभिक टिप्पणी तो आ गई है हमारे आज के डिबेट की। तो हम लोग अपने दर्शकों से मुखातिब हैं आज राहुल की टिप्पणी को लेकर, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इससे पहले हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि हमने एक पोल भी किया, और कासिम सर जो आपने अपनी क्लोजिंग लाइन दी, वो पोल उसी से कहीं मिलता जुलता है। चूंकि हम लोग यूट्यूब पर लाइव हैं, वो पोल हमने ये पूछा है अपने दर्शकों से कि क्या राहुल गांधी कराएंगे अखिलेश यादव का नुकसान। वही बात जो कासिम सर आप कहते हो, जो नीरज जी ने अपने सवाल में पूछा था कि विजय सर, मोमेंटम तो एक बना ही हुआ था उत्तर प्रदेश में। आज से पहले अखिलेश के चर्चे और स्वामी प्रसाद मौर्य के चर्चे वो लगातार हो रहे थे। इवन संघ प्रमुख को टिप्पणी करनी पड़ी मोहन भागवत को, और फिर क्लैरिफिकेशंस भी आए उस बयान को लेके कि अनुवाद में कुछ गड़बड़ियां हो गई, तो वो पंडित शब्द का इस्तेमाल हो गया। पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं है, या ब्राह्मण जाति के ऊपर वो टिप्पणी नहीं थी, इस तरह की बातें हुई। लेकिन जो आज राहुल गांधी ने कहा सर, जैसे कासिम सर कहते कि मध्य प्रदेश की यात्रा में राहुल गांधी उनका सावरकर का जिक्र कर गए। राहुल गांधी जिस बारे में जिक्र करना होता है वो करते हैं, लेकिन इस बार का मामला जरा रोचक है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे ऑन कैमरा जिक्र करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर पर टिप्पणी कर देंगे, संघ पर टिप्पणी कर देंगे, कहेंगे कि कोर्ट में भले मुझे फाइन कर दीजिए, केस कर दीजिए, लेकिन मैं सावरकर और संघ के बयान पर कायम हूं। इस बार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल जी ने अंदर ये बातें कही हैं, यानी इस बात को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है जानबूझकर। राहुल ने जो कहा है वो तो ये बात सही होगी, क्योंकि एजेंसी से आ रही है खबरें, लेकिन ये बात कही जा रही है, इसके क्या मायने हैं?
क्या ये वो कोशिश है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली लेकिन उत्तर प्रदेश को टच नहीं किया? अब कांग्रेस चूंकि 2024 की जमीन उत्तर प्रदेश में तैयार कर रही है और उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार करने के लिए योगी पर अटैक से ज्यादा मुफीद ऑप्शन क्या होगा कि जो बेस्ट लीडरशिप है बीजेपी की उसको चैलेंज करो तो तुम अपने आप आ जाओगे चर्चा में। विजय सर, इस रणनीति पे मुझे भरोसा कम है, क्योंकि जो काम करने का तरीका नजर रहा है कांग्रेस का वो बिल्कुल अलग किस्म से है। और राहुल गांधी के आसपास एक लेफ्ट इकोसिस्टम इस समय बड़ा मजबूत बना हुआ है और ज्यादातर उनके जो थॉट्स हैं वो लेफ्ट इकोसिस्टम से ही बाहर निकल के आते हैं। जैसे पार्लियामेंट में उन्होंने अडानी को लेके जो हमले किए, प्रधानमंत्री को घेरा, और उसके पहले वो योगी जी पे हमला कर चुके हैं। यानी जो बीजेपी के टॉप 3-4 लीडर हैं उनमें से एक लीडर योगी जी भी हैं, तो उनपे इस तरह का हमला और फिर वो लीक होना, वहां से टिप्पणियां बाहर आना। और यूपी में कर क्या रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है यूपी में, वो जो कुछ कर रही है उसका असर कितना होगा लोकसभा चुनाव में, कहाँ किस वोट बैंक पे खड़ी होगी, किस तरीके से लोगों के बीच जाएगी, कोई इस तरह की मतलब जो प्रेजेंस है कांग्रेस की वो बिल्कुल दिखती नहीं है। जो इनकी गतिविधियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, बहुत ही सीमित और बहुत ही इस तरह की जिनमें धार नहीं है। तो जब पैनापन उनसे, कांग्रेस से ज्यादा तो आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में नोटिस करते हैं लोग। तो ये जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, इससे कोई ज्यादा कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है और ना इस तरह के बयान से। इसका नुकसान कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब बीजेपी के नेता और जो योगी जी के समर्थक हिंदूवादी नेता हैं, जब वो कहेंगे कि क्या राहुल गांधी किसी ईसाई धर्म के बड़े धर्मगुरु या मुस्लिम समाज के किसी बड़े धर्मगुरु पे क्या इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, और जब ये बात पब्लिक डोमेन में ये लोग कहेंगे तो शायद राहुल गांधी को फिर बोलना चाहिए कि कौन और है ऐसा जो ठीक इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। या उधर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे रिलीजियस पदों पे हो, सभी लोग अच्छे हैं, एक तरीके से आपने सर्टिफिकेट दिया। तो जब ये ध्रुवीकरण वाली जो बात मैंने कही थी, मेरा यही कहने का था, मैं उसे और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसलिए कि जब बीजेपी की तरफ से इस तरह के सवाल आएंगे कि ये जो इनका लेफ्ट इकोसिस्टम है वो हिंदू विरोधी है, हिंदुत्व, ये कहते हैं हिंदुत्व बहुत बुरी चीज है, जबकि हिंदुत्व की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी चौड़ी दी है, और हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करना बड़ा टेढ़ा काम है। कोई समझदार आदमी आसानी से फर्क नहीं कर पाएगा। अगर आप लोहिया की तरह कहिए कि भाई ये कट्टर हिंदू है एक हिंदू है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन इस तरह की बात करने से आप मौका दे रहे हैं बीजेपी को कि बीजेपी की अगर कहीं कोई कमी है तो उसको इस कोटिंग से वो ढक ले और आप पे उतना दुगना तिगुना हमला कर दे, और आपके पास उसका कोई जवाब नहीं। ये बात तो सच है कि आप ये इस तरह की टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के किसी धार्मिक व्यक्ति पे कर सकते हैं, दूसरे किसी धर्म के व्यक्ति पे आपकी करने की हिम्मत ही नहीं है। ये बात जैसे जैसे बीजेपी आगे कहेगी या कहना चाहेगी तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी या कांग्रेस के पास कोई जवाब होगा। इसके अलावा आप देखिए कि जब आप बीजेपी तो चाहेगी ही कि आप कहां जाइए बहस करने, आप जाइए रिलीजियस और सोशल इश्यूज पे बहस करने के लिए, और रिलीजियस और सोशल इश्यूज पे आप बहस करेंगे और बीजेपी से जुड़े हुए दर्जनों संगठन हैं जो जमीन पे काम करते नजर आएंगे आपको। संघ पे लाख आरोप आप लगा दे, लेकिन उनके एजेंडे में समरसता तो एक है ही है, धार्मिक सद्भाव, आपसी सद्भाव, सामाजिक सद्भाव तो उनके एजेंडे में है ही। और उन्होंने तो अब डीएनए की थ्योरी भी निकाल ली, डार्विन के बाद डीएनए थ्योरी इन्होंने जो इंट्रोड्यूस की है कि सबके डीएनए एक जैसे हैं, सभी समान लोग हैं, सभी भारत में रहने वाले जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, वो सब हिंदू ही हैं या एक ही जैसे परिवार से हैं। तो ये जो डीएनए थ्योरी है ये भी फिर काम करने लगेगी। भाई हम इधर तो सदा सहायता और समरसता की कोशिश हो रही है और राहुल जी खाली एक धर्म के व्यक्ति पे हमला कर रहे हैं, और जो देश का बहुसंख्यक धर्म है, तो आप अगर कर सकते हैं तो दूसरों पे भी हमला करिए। तो वहां पे क्या होगा कि वो डिसबैलेंस हो जाएगा, और पलड़ा जैसे ही बीजेपी के पक्ष में गिरेगा तो उसका वो पॉलिटिकल फायदा उठा लेंगे। तो राहुल जी दरअसल जब हमला करते हैं तो वो अपने जो उनके जो इकोसिस्टम में जो चीजें होती हैं, जो वाक्य और शब्द घूमते रहते हैं, उन्हीं को पकड़कर वो उसको हथियार बनाते हैं। इससे यूपी की पॉलिटिक्स पे सिवाय इसके कि बीजेपी को फायदा हो, कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बात। दूसरा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ठीक बात है कि आप
कुछ मुद्दे अच्छे हैं, आप उनको उठा के सरकार को घेरिए और घेरना भी चाहिए, लेकिन जब आप कोई कमजोर मुद्दा टच कर लेंगे तो बीजेपी वो फिर उस पे आपको अपने पिच पे खींचेगी और वहां अपने तरीके से खेलेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद है कि कितने तीखे हमले, प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, इस तरह के नारे भी लगे और उन्होंने हर मंच से कहा भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट हुआ बीजेपी की सीटें 2014 से 2019 में बढ़ गई। तो इन चीजों के हिसाब से आपको रणनीति बनाना चाहिए कि हिस्ट्री आपको क्या लेसन दे रही है और आप कर क्या रहे हैं। जी, विजय सर की बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं कासिम सर, हालांकि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में प्रधानमंत्री को चोर कहने की परंपरा हमको लगता है बहुत पुरानी रही है और बड़े तीखे हमले होते रहे हैं और इसके तमाम बानगियां रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी राहुल गांधी ने किया, अचानक से एक इंस्टेंस, एक घटना आई और जैसे आज हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो विजय सर कह रहे हैं कि बीजेपी को इसका फायदा हो जाएगा, इसके उलट कि कहीं कांग्रेस को इसका कुछ फायदा हो रहा है रणनीतिक, बीजेपी को इसका फायदा हो। और वो एक्सप्लेन ये कर रहे थे कि बीजेपी को इसका फायदा क्या होगा कि ध्रुवीकरण करना, जब जब वो इस तरह के सवाल उठाएगी कि इस्लाम पर आप टिप्पणी नहीं करते हैं, क्रिश्चियनिटी के धर्मगुरुओं पर आप टिप्पणी नहीं करते हैं, आप हिंदुत्व पर कर रहे हैं क्योंकि आप हिंदुत्व के खिलाफ, इस तरह के आरोप बीजेपी लगाएगी। बट राहुल, अगर मैं कहूं, मेरा सवाल आपसे ये हो कि कहीं राहुल ऐसा चाह भी रहे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पर अखिलेश यादव ने अपनी पकड़ बनाई हुई है, उस पकड़ को एक झटके में तोड़ने के लिए या 2024 में उस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए राहुल गांधी को कोई ना कोई ऐसा मैसेज तो देना पड़ेगा ना। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ एक धर्म गुरु के तौर पर आज निशाने पर है या एक राजनेता के तौर पर निशाने पर? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो एक मठ के मठाधीश भी हैं। तो उसको लेके जब राहुल गांधी हमला करते हैं तो जो विजय सर एक आशंका जता रहे हैं कि बीजेपी इसका पोलराइजेशन करेगी, वो राहुल गांधी के पक्ष में भी तो हो सकता है। मुस्लिम वोट अगर अखिलेश यादव के साथ चिपका हुआ है तो उसको ये बात अच्छी तो लग रही होगी कि योगी पर हमला कर रहे हैं राहुल गांधी। अमित जी, ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए राहुल गांधी को कुछ करने की जरूरत नहीं है कि योगी पे हमला करें उसके बाद मिल जाएगा। मुस्लिम की तो पहली पसंद पार्लियामेंट में कांग्रेस है, बिल्कुल स्पष्ट सी चीज है ये। मुझे लगता है कि अब इसमें देखिए, अब यहाँ से चेंज हो रही बातें। अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की उससे थोड़ा अलग आ गया। मुझे लगता है कि एक दिन यूपी तक ने ये कहा था कि भाई ब्राह्मण कहाँ जाएगा, क्योंकि सब लोग तो शूद्रों के लिए लाइन में खड़े हो गए। कोई रामचरितमानस पिछड़ा शूद्र, उसमें क्या कहते हैं, ब्राह्मण ने तो अपनी लाइन क्लियर कर रखी है उत्तर प्रदेश में कि वो जाएगा, बीजेपी के साथ जाएगा, जा चुका है और जाएगा, दोनों में अंतर है जी। ये जो आज का माहौल है, इसमें ये कहा जाए कि ब्राह्मण जो है उसने जात बनाई, ब्राह्मण को जो है एकदम किनारे किया जाए, ब्राह्मण को पूरा घेरा जाए और उसके बाद भी उस पर हमला ना हो। आज बताइए कि इतने बड़े मुद्दे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके क्या किसी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई बयान आया? छोड़ भैया, जैसे आपने कहा कि अभी के केशव मौर्य बोल रहे हैं, वहां भी छोड़ सिर्फ केशव मौर्य बोल रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जैसे अभी विजय जी कह रहे थे कि उनके आसपास जो लेफ्ट के लोग हैं राहुल के पास, बड़ा दिलचस्प है, राहुल के आसपास लेफ्ट वाले हैं और अखिलेश के आसपास जो है वो अम्बेडकराइस्ट हैं। अब ये दोनों नेता जो हैं, इधर वो अम्बेडकराइस्टों से घिरे हुए हैं, वो लेफ्ट से घिरे हुए हैं, और लेफ्ट अम्बेडकराइस्ट एक मुद्दे पे आके कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या एक मोर्चा इधर से खोला गया अखिलेश और इनकी तरफ से, दूसरा मोर्चा वहां से खोल दिया गया राहुल गांधी की तरफ से। और ये योगी आदित्यनाथ के लिए आज इन्होंने इस तरह की बात कह के उसको रिलीज करवा दी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के ऊपर फिर अब वो जाति वाला शुरू कर दिया जाएगा, तो छत्री हैं और छत्रियों के काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छत्री सरकार चल रही है, ठाकुरों का ये हो रहा है, भला हो रहा है, ब्राह्मण जो है सीबीसीआईडी में पड़े, मतलब तमाम तरह की बातें इस तरह की जा सकती हैं। तो क्या उसका पहला प्लेटफॉर्म है या पहले स्टेशन पे ये गाड़ी छोड़ी गई है और उसके अगले स्टेशन या उसके अगले जो बातें होंगी, अगला पन्ना तो वो ठाकुरवाद पे आएंगे क्या? क्योंकि आज वो ब्राह्मण जो कांग्रेस में 11 राज्यों में मुख्यमंत्री होता था, 11 मुख्यमंत्री होते थे, वो क्या अब उत्तर प्रदेश में या किस राज्य में, देश के किस राज्य में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है? भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को, इस तरह की बातें हो सकता है कांग्रेस के दिमाग में चल रही हो, या जो उनके आसपास की लेफ्ट की जो कोठरी है वो उनको बता रहा हो कि इस वक्त ब्राह्मण बहुत परेशान है और वो भाजपा सपा के साथ जाएगा नहीं, बसपा के साथ जाएगा नहीं, कांग्रेस उसका पुराना घर है और अपने घर पे लाने के लिए वह पुराना कीजिए। ब्राह्मण, मुसलमान और SC ST OBC जो है वो इस वक्त शूद्र को लेके अखिलेश यादव ने कर दिया है, बस काम हो जाएगा और हम केंद्र में सरकार बना लेंगे। ये भी एक मुद्दा हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक कारण हो सकता है। और उसको टारगेट करने के लिए योगी, एक बात विजय जी ने भी कही कि क्या वजह है कि योगी पर इतनी बड़ी बात, कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया बोलने के लिए।
देखिए, योगी आदित्यनाथ को बड़ा नेता इसलिए सामने नहीं आता कि योगी आदित्यनाथ को वो बड़ा और बड़ा नहीं बनाना चाहते। योगी आदित्यनाथ इतना बड़े ऐसे ही हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के लिए वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और बड़ा तभी बनेंगे जब राहुल से, उनकी और सोनिया से लेके और कांग्रेस सारे से अगर सीधे योगी आदित्यनाथ से ही बातचीत कांग्रेस की होने लगेगी तो मोदी अमित शाह पे हमले कौन करेगा? और जब मोदी अमित शाह के हमले की जगह पे सिर्फ योगी पे हमले होंगे तो वो भी एक जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है उसकी वो संभावनाएं जो होती हैं कि वो उसे पसंद नहीं किया जाता है कि एक लीडरशिप और तैयार होकर खड़ी हो जाए, केंद्र में आके खड़ी हो जाए, मुकाबले पे आके खड़ी हो जाए। और वो तभी खड़ी होती है मुकाबले पे ज्यादा जब उसको टारगेट पे रखा जाता है। ये बड़ा दिलचस्प देखने वाला है कि इसमें कई पहलू हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी पहलू अगर लेके चल रहे हैं तब भी वो गलत है। और रही बात कांग्रेस को नुकसान होगा, तो कांग्रेस तो कहाँ नुकसान होगा? कांग्रेस को नुकसान जितना होना तो हो चुका। अब वो जिस बीच पे खेलेंगे फायदे के लिए खेलेंगे, फायदा हो ना हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का जो हालत है, उत्तर प्रदेश में ये जो चीजें चल रही हैं, इसमें अखिलेश यादव को जरूर जो फुटेज मिल रहा था, समाजवादी पार्टी को जो फुटेज मिल रहा था, उस पर थोड़ी सी जो इसको कहते हैं ना, उस पर गर्द पड़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब राहुल गांधी रहेंगे मैदान में, राहुल गांधी घेरे जाएंगे, राहुल गांधी की तरफ से जवाब आएगा। लेकिन जब अगर जो आपने कहा ध्रुवीकरण की बात, बिल्कुल ध्रुवीकरण तभी पैदा होता है जब इमरान प्रतापगढ़ी और सलमान खुर्शीद जैसे लोग आगे बयान देने लगते हैं। जो बात विजय भाई कह रहे थे कि उसमें फिर कहेंगे कि आप मुस्लिम धर्म गुरुओं पे, क्रिश्चियन धर्म गुरुओं पे, इन पे आप टिप्पणी करने तो नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब सारी बुराई हिंदुत्व में है, हिंदू धर्म में। ये बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखते हैं ये सवाल लेके आता कौन है। अमित जी। जी विजय सर, ये बड़ा रोचक है कि राहुल गांधी पिछले मतलब 5-7 सालों से अगर देखा जाए, खास करके 2014 से, तो उनकी टिप्पणी का स्टाइल सीट वही है। जैसे जब भी वो आरएसएस पर बात करते हैं तो वो अपनी वही पुरानी बातें दोहराते हैं, जब भी वो सावरकर की बात करेंगे तो वही अपनी पुरानी बात दोहराएंगे। मतलब वो अपने स्टैंड पर कायम है कि उनको बीजेपी के साथ एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़नी है। वो एक आइडियोलॉजी है जो आइडियोलॉजी इस देश में कहती है, जैसे आप कहते कि संघ का एक स्वरूप ये आता है कि संघ समावेशी बातें करता है, लेकिन वही दूसरी आइडियोलॉजी जो है जो इस बात की पैरोकारी करती है कि संघ समावेशी नहीं, संघ बल्कि दो धर्मों के बीच में वैमनस्य की राजनीति करता है। राहुल गांधी उस आइडियोलॉजी को बार बार पुटअप करते हैं और उससे जुड़े लोगों को, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के इंटायर लीडरशिप हो, उसको वो आइडियोलॉजिकल लेवल पर चैलेंज करते हैं। तो आपको और इस बार ये जो योगी आदित्यनाथ पे उनकी टिप्पणी आई है, अगर आप वो देखेंगे तो वो खास उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आई। राहुल गांधी से किसी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में तो धर्म की आंधी चल रही है, आप उसमें क्या करेंगे और कैसे करेंगे? तब राहुल गांधी ने ये जवाब दिया है। तो जिसको एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में भी देखा जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह के, और आप भी कह रहे हैं या कासिम सर भी कह रहे हैं कि लेफ्ट का एक इकोसिस्टम राहुल गांधी के साथ में, एक अम्बेडकर का एक इकोसिस्टम अखिलेश यादव के साथ में है, तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी ज्यादा फर्म होकर एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में इस तरह के क्या आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉरफेयर की जो सियासत है, इसके लिए स्पेस बचता है? बिल्कुल स्पेस बचता है, और आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स हमेशा स्पेस बना भी लेती है, नहीं होती तो भी बना लेती है। लेकिन हमें पिछले 15 साल की पॉलिटिक्स को जरा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें बदली हैं। मैं आपको 2012 की AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, जो कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने लगातार कांग्रेस की हार पर एक रिपोर्ट सबमिट की थी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने उसका जो अहम बिंदु था वो ये था कि कांग्रेस जो है वो अपने एक मध्यम मार्गी पार्टी थी जो सेंटर को संतुलित करके चलती थी, वो सेंटर से शिफ्ट होकर लेफ्ट विंग की तरफ चली गई। तो इधर जो मेजॉरिटी थी उसको लगा कि ये तो लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी है, तो हम जो हिंदू समाज के लोग हैं उनसे हम कटते चले गए और उसका बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है। तो ये जो रिपोर्ट थी AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, वो उसको देखना पड़ेगा। अब कांग्रेस ने जो 2004 से 2012 तक सियासत की, उसमें उनको न तो कभी बहुमत मिला और अलायंस की सरकारें उनकी चलती रही, जिसमें लेफ्ट विंग ने भी उनकी सरकार चलाई और सोशलिस्टों ने भी सरकार चलाई उनकी। तो लेकिन 14 में हार भी गई, जितनी बुरी तरह से हारी उसके बाद से अभी
60 के ऊपर उनके 2 चुनाव हो गए, 55 के आसपास उनके एमपी पहुंच रहे हैं, उससे ज्यादा पहुंच भी नहीं रहे हैं। तो जो लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है उसका हस्र ये है, और जो मेजॉरिटी है उसको अभी भी मनमोहन सिंह का वो बयान, जो पूरा बयान उनका जो भी है, लेकिन उस बयान की पहली लाइन ही इको करती हुई नजर आती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का। तो जैसे ही राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ पे हमला करते हैं, वैसे ही बीजेपी कल परसों आगे इसको शुरू कर देगी कि भाई ये तो वही पार्टी है जो लोगों का जो मेजॉरिटी है उसके संसाधनों को माइनॉरिटी को देने के लिए पूरे तरीके से शिद्दत से काम कर रही थी, और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। फिर बीजेपी का पलड़ा भारी होने लगता है, क्योंकि संख्या जिधर ज्यादा संख्या है, ज्यादा समर्थन है, लोकतंत्र में उसी का बहुमत आएगा। तो जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, जो इनका तरीका है, जो इनकी सिस्टम है, ये मंदिर भी जाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, लेकिन फिर हिंदुत्व को गाली भी देते हैं। मठ मंदिरों के जो पुजारी हैं उनको उनके ऊपर टिप्पणियां भी कर देते हैं, लेकिन अगर टिप्पणी करनी है तो दूसरे धर्मों पे बिल्कुल टिप्पणी नहीं करते, ये बीजेपी चिल्लाएगी। तो इससे एक सवाल अपने आप पैदा हो जाएगा कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी जो देश के बहुसंख्यक हैं उनके खिलाफ हैं, जो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने पहले ही कह दिया था। तो जैसे ही ये बात आएगी हाँ कुछ तो शक होता है, फिर चीजें इनके हाथ से निकल के चली जाएंगी। फिर आप कुछ भी चिल्लाइए, आप अडानी चिल्लाइए, अंबानी चिल्लाइए, चौकीदार चोर चिल्लाइए, कुछ भी चिल्लाइए, कोई इंपैक्ट उसका होने वाला नहीं है। इसलिए चीजों को इनको समझना पड़ेगा। देखिए कांग्रेस के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है, और इन्होंने जो एक घोषणा की थी 72,000 सालाना वाली जो स्कीम 2019 में, जो फ्लॉप हो गई, नहीं उसको जनता ने एक्सेप्ट किया। इसके अलावा इनके पास कोई आर्थिक मॉडल नहीं। अब जो चीज आप जनता के बीच ले जाएंगे, अगर वो रिलीजियस होगा तो रिलीजियस प्लेटफॉर्म बीजेपी का है, रिलीजियस प्लेटफॉर्म विश्व हिंदू परिषद का है, वो इसको आसानी से खेल सकेंगे। वो आप एक उनके गोल पोस्ट पे एक बार गेंद मारेंगे तो 10 बार आपके गोल पोस्ट पे मार देंगे, और फिर आपको मैच भी हरा देंगे। इस बात को शायद राहुल और उनके इकोसिस्टम को समझ में नहीं आ रहा। उनको लगता है कि हम क्रांति कर देंगे, सर्वहारा की क्रांति होगी, वो क्रांति बंदूक से नहीं, लोकतंत्र की मतदाता की उससे आ जाएगी। तो ये अब इस देश में होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि प्रॉस्पेरिटी हमारी आ रही है। देखिए आप महंगाई को कितना भी इशू बना रहे हैं, लोग बेचैन भी होते हैं, लेकिन लोगों को लगता नहीं, अंत में वो कहते नहीं भाई बीजेपी ठीक है। क्यों बीजेपी ठीक है? बीजेपी कन्विंसिंग ज्यादा है। बीजेपी के नेताओं की जो तरीका है वो ऐसा, वो मैसेज देते हैं देखिए हम आपकी सुविधाओं में कटौती भी कर रहे हैं तो हम देश के लिए कर रहे हैं, तो वो एक मैसेज देके काम करते हैं और जनता को वो कन्विंसिंग लगता है, इसीलिए विधानसभा चुनाव में भी रिपीट हो जाते हैं कम से कम उत्तर प्रदेश में। तो ये जो इन परिस्थितियों के बीच में अगर आप रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को जो रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे जाएगी और जिसकी हम लोग तारीफ कर रहे हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से सोशल इशू को उठाया था, लेकिन उसमें रिलीजन के घुसते ही बीजेपी का अपने आप अपर हैंड हो जाता है और इस बात को शायद कांग्रेस को समझना होगा। जी सर, इस बात पर हम लोग आगे बढ़े। विजय सर, एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा। जो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली बात कही ना, वो असल में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में मनमोहन सिंह बोल रहे थे, उसमें उन्होंने माइनॉरिटी मालूम है वो पूरा सेंटेंस मुझे मालूम है, लेकिन मैंने यही कहा कि सेंटेंस पूरा चाहे जो हो, लेकिन एक ही लाइन लोगों को याद है। जी मैंने कहा कि उसमें एक ही लाइन है। वो तो सर आजकल तो सोशल मीडिया पर उसका ही जमाना है ना, तो असल में जब हम लोग को एक स्पष्ट तथ्य, इसलिए मैंने कहा कि उसको हम स्पष्ट कर दें अपने दर्शकों नहीं, मैंने अपने स्टेटमेंट में भी स्पष्ट किया था कि वो वाक्य पूरा है, लेकिन उसमें पहली लाइन यही है। नीरज सर, आप अपना सवाल। जी कासिम साहब, लेकिन जैसे हम विधानसभा चुनाव के बाद जो तस्वीर सामने आ रही थी कि बीजेपी एक बार फिर लगातार चौथा चुनाव जीती और अखिलेश के महागठबंधन में दरार पड़ गई और विपक्ष तो ऐसा एक पिक्चर बन रही थी कि 2024 का चुनाव आते आते जैसे बीजेपी बिल्कुल स्टैंड अलोन पार्टी खड़ी हुई, वॉक ओवर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बना है, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी मैं आज का ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है कि भाई अगर भागवत जी कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो मोदी जी आप इन्हीं महिलाओं को, पिछड़ों को, वंचितों को हिंदू कहते हैं चुनाव के वक्त, तो रामचरितमानस से ये चौपाइयां हटाइए। कहने का
मेरा मतलब ये है कि विपक्ष के अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग तरह का नजर आ रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के हमले चले गए हैं। ऐसे में ये राहुल गांधी का एक बयान आता है, तो क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की मोर्चेबंदी, भले ही वो अलग अलग है, लेकिन एक आम आदमी के नज़रिए से अगर मैं एक वोटर हूं तो मैं इसे इस तरीके से भी तो देख सकता हूं कि भैया बीजेपी के ऊपर चारों तरफ से राशन पानी लेके चढ़ गए हैं ये विपक्ष वाले। क्या ये इस थॉट प्रोसेस को भी कोई बल मिल सकता है? सहमत हूँ। और 2014 में मोदी के आने के बाद जब विपक्ष हारा था ना, तो बिल्कुल शॉक था वो, बिल्कुल एक ऐसी कैफियत में चला गया था उसके समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद लगातार हारता गया तो फिर वो और ज्यादा उसकी हालत और खराब होती चली गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था, कभी हिंदुत्व पे जाता था, कभी इस पिच पे जाता था, कभी उस पे जाता था, लगातार वो इधर से उधर भाग रहा था। लेकिन इधर अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दो राज्यों से जो चीज शुरू हुई, ये अटैकिंग देखिए, भारतीय जनता पार्टी से डिफेंस पे आप नहीं जीत सकते, इस बात का अंदाजा हो गया इन लोगों को, और इसीलिए ये अटैक पे आए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे एक समाजवादी पार्टी के नव समाजवादी कह लीजिए, नए समाजवादी कह लीजिए, उनके उस बयान के बाद जो अखिलेश यादव ने अटैक किए हैं, वो अखिलेश यादव में कभी हमने आपने पहले नहीं देखे थे। और राहुल गांधी के बारे में जैसा विजय जी कह रहे हैं, राहुल गांधी तो अपनी बातों को कहने में बिल्कुल, और जैसे भी अमित भाई कह रहे थे कि मेरे पास चाहे आप जुर्माना लगा दीजिए, चाहे आप उसको कुछ भी कर दीजिए, मैं तो संग और उसको कहूंगा। और राहुल गांधी इसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि अब विपक्ष चढ़ता हुआ दिखाई देता है, मुद्दों पे पीठ नहीं दिखाता है। अगर वो एक कदम चलते हैं तो भाजपा वाले, तो विपक्ष जो है उनकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ता है। और यही हमने देखा है कि बिहार में कम से कम हमने देखा है, और महाराष्ट्र में देखा है कि जब विपक्ष चढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नहीं आती, लेकिन खामोश हो जाती, खड़ी हो जाती, चुप हो जाती है। बिहार में इतना बड़ा मामला चंद्रशेखर वाला था, डॉक्टर चंद्रशेखर का, पहले भाजपा ने हल्का सा उसको छेड़ा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खामोश हो गई, बैकफुट में चली गई। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के इस पर बयान नहीं आए। विजय पाठक के आगे माइक लगा, उन्होंने माइक हटा दिया। योगी आदित्यनाथ ने उस पर प्रतिक्रिया अपनी उत्साह नहीं दी, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उससे बोले नहीं। उन्होंने छोड़ दिया कि अकेले केशव प्रसाद मौर्य देखें, या कुछ नेताओं को और लगा दिया, या अपने सहयोगी संगठन को लगा दिया कि आप इसको देखो। देखिए ये जो सहयोगी है ना, इसमें मुझे इन सहयोगों में बड़ा भरोसा इसलिए नहीं है कि ये सहयोगी किसी के नहीं है, चाहे वो प्रकाश राजभर हो, चाहे केशव देव मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, ये जयंत प्रिया पटेल हो, कोई भी, तो छोटी पार्टियां जो होती हैं वो मौका और मौके की नजाकत देखती हैं। अपने अपने सिंबल पे लड़के जाने के बाद इनके अपनी वैल्यू, अपनी कीमत और अपने दांव होते हैं। तो ये आपसे मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि इस वक्त विपक्ष में, इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जो दिखाई दे रहा था कि विपक्ष बिल्कुल शून्य है, सन्नाटा है, एकदम कुछ नहीं है, यहाँ पर इधर तो 20-22 दिन 25 दिन से तो हम लोग यही देख रहे हैं कि विपक्ष चढ़ान पे है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। और मैं नीरज जी, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना कैलकुलेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि राम मंदिर के बड़े एकदम चढ़े हुए तूफान के बीच भी मंडल ने उस आंधी को रोक दिया था। वो जो स्पीड अब है वो तब नहीं मिल पाया था क्योंकि मंडल भी अपने उफान पे था। बिहार में रोक दिया, उत्तर प्रदेश में भी 90-91 89 सीटें जनता दल जीत गया, 23-26 मुलायम सिंह जीत गए, बीएसपी जीत गई, कांग्रेस जीत गई, सब मिला के लगभग इन लोगों के भी 200 के करीब विधायक हो गए थे 425 में। तो ये तो मंडल बनाम जब भी होगा चुनाव, वो चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन मोदी ने खुद को पिछड़ा बना के पेश करके जो एक अपनी एक छवि बनाई है, उसमें अब जो ये सवाल पड़ने शुरू हुए। एक चीज और है, मैं इस पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक सोशल मीडिया के बहुत जबरदस्त ट्विटर और उसके व्यक्ति हैं, जर्नलिस्ट है पुराने, एक बड़े ग्रुप में, आप ही के ग्रुप में कभी हुआ करते थे, उनके बारे में खबर आ रही है कि वो एनडीटीवी में चलेगा। ये भी एक बड़ी कहानी है। इसके पीछे की चीजों को देखिए, जो आदमी एक सोशल मीडिया से ट्रेंड करके पूरी पहली बार होता था कि सरकार को बैकफुट पे, बीजेपी को अपना यूट्यूब का जो है लाइक डिसलाइक बंद करना पड़ा था, उस आदमी ने ट्रेंड चला दिया था। तो वो ये तो अटकल है कासिम साहब, ये तो अटकल है। अभी मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन अटकल सही मैंने कहा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं बात कह रहा हूँ कि ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग में अपने और उसमें चीजों को, इस मोमेंटम को जो बना हुआ है, पिछड़ा, दलित, शूद्र, इन सब चीजों को वो बिल्कुल प्लानिंग में है और उसको वो तोड़ने के प्रयास में, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मंथन करने वाले लोग हैं उसको मंथन कर रहे होंगे।
और मुझे लगता है 7-9-11 से ही ऐसा हमला होगा कि उसके बाद फिर ये संभालने का मौका ये इनको नहीं देंगे। नीरज, विजय जी, आपको क्या लगता है कि जैसा आपने कहा कि बयान से फायदा ही होगा तो इनडायरेक्टली अखिलेश यादव को नुकसान होगा, बीजेपी का फायदा अखिलेश यादव का नुकसान है। तो ये जो मोमेंटम अभी अखिलेश यादव ने बनाया था राहुल गांधी के बयान के आधार पे मैं नहीं कह रहा हूं, अगले आने वाले जो 15 महीने या 14 महीने बचे हुए हैं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ इस मोमेंटम को बनाए रखने में कामयाब होंगे, या फिर बीजेपी जो चुनाव आते आते बीजेपी कबूतर में से अपने हैट में से नए नए कबूतर निकालती है और फिर वो उसको ओवर पावर कर जाएगी? एक थ्योरी है जो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की है। वो थ्योरी ये है कि उत्तर प्रदेश में पार्टियों के गठबंधन का महत्व खत्म हो गया है। जनता ने अपने आप को दो हिस्से में बांट लिया है। एक हिस्सा बीजेपी के साथ है, दूसरा हिस्सा जो चाहता है बीजेपी सत्ता में ना आए वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास ही नेता और वोट हो। लोकल लेवल पे उनके पास नेता है, प्रदेश स्तर के उनके पास नेता है और वोट। अगर कहीं कोई कमी है तो स्ट्रेटजी की या और चीजों की उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग बीजेपी के साथ हैं वो बीजेपी के साथ। इन दोनों के भी, और ये जो पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन 2022 में, मैं 22 के पहले से आपसे बात कह रहा हूं, वो 22 में पोलराइजेशन वोटों में रिजल्ट में दिखाई दिया। कांग्रेस 2.3, बसपा 12.8 सिमट के रह जाती है, और समाजवादी पार्टी का अपना जिन 378 या 79 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे वहां उनको 36% वोट मिलते हैं, बीजेपी को 41% वोट मिलते हैं। तो ये जो पोलराइजेशन है या डिवीजन है दो हिस्से में, बाइपोलर डिवीजन है, इस बाइपोलर डिवीजन में 2024 में भी उत्तर प्रदेश में मैं किसी और राजनीतिक पार्टी का भविष्य नहीं देखता हूं। मैं आज फिर से आपको साफ कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि 24 तक ये पोलराइजेशन और स्ट्रांग होगा। इसमें कोई और पार्टी, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या स्टेट की पार्टी हो, वो अगर किसी अलायंस में जाती है, ये या तो सपा अलायंस में जाए या बीजेपी अलायंस में जाए, तब तो उसका कोई भविष्य कुछ थोड़ा बहुत बच सकता है। अन्यथा आंधी में बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहा है। दिल्ली में 2 चुनाव में आप देख लीजिए बाकी पार्टियों का असर क्या है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आप देख लीजिए क्या असर हुआ। लेफ्ट पार्टियों का जो बहुत स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था साफ हो गए। वो स्थिति उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में भी यही डिवीजन देखने को मिलेगा। या तो वहां बीजेपी को हराएंगे लोग या बीजेपी के साथ जाएंगे, बीच में और जो आएगा वो पिस जाएगा। तो ये जो उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां हैं उसमें मैं बात तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे संभावनाएं बिल्कुल, जहां तक मेरा निजी विचार है, मुझे संभावनाएं बिल्कुल नहीं नजर आती। देखिए, कांग्रेस की ट्रम्प कार्ड प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी को 2019 में पार्टी ने चल दिया। रिजल्ट क्या निकला सबके सामने है। अब प्रियंका जी ही प्रभारी रही उत्तर प्रदेश की, लेकिन प्रियंका जी की जो टीम है वो लेफ्ट इकोसिस्टम की टीम है। उसने कांग्रेस के वोट का जो 6% तक आके रुकी हुई थी लंबे अरसे से, वो घटा के 2.3% पे उन्होंने कर दिया। तो फायदा होता तो नहीं नजर आ रहा है, आपको नुकसान होता नजर आ रहा है। तो जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो इस देश में न मुसलमानों को पसंद आता है न हिंदुओं को पसंद आता है। हाँ, राजनीति करने के लिए उनके थॉट्स और उनके आइडियाज को लोग यूज करते हैं, लेकिन जब बुनियाद पे जमीन पे उतरकर निर्णय लेने की जरूरत होती है तो लोग ये देखते हैं कि हमारे लिए निजी तौर पर, हमारी सोसाइटी, हमारे शहर, हमारे जिले और हमारे प्रदेश, देश के लिए कौन सी पार्टी ठीक है। तो इस आधार पे लोग अपना निर्णय ले लेते हैं। जो इकोनॉमिकल पैकेज बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है ये यूपीए की सरकार से बहुत बेहतर है। यूपीए की सरकार ने मनरेगा दिया, यूपीए की सरकार ने किसानों को 60,000 करोड़ कर्जा माफ किया, मोदी ने उससे ज्यादा दिया, मोदी ने शौचालय भी दे दिया। मैं खैर उस पर नहीं जाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो इकोनॉमिकल पैकेज है पब्लिक के लिए, पब्लिक उसे बहुत ज्यादा, इस पे आने के बाद आपको विचारधारा से कोई मतलब नहीं रह जाता, आपको कास्ट से भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं किसी भी विचारधारा का हूं, लेकिन अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं जिस कंपनी में काम करने जा रहा हूं वो किस विचारधारा की है, मुझे तो जो वो कहे कि हमें वो करना ही है। तो ये चीजें जनता के बीच में भी हैं, और जनता ने अपना मन बनाने का संकेत अच्छे से 22 में दे दिया है। 22 के बाद आप जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भी संकेत देख लीजिए।
चीजों में कोई बहुत ज्यादा बदलाव होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब इसमें मैं कहूं अचानक कि जैसे कासिम भाई से मैं उनसे बहुत सहमत होता हूं बहुत से मामलों में, लेकिन इस जगह मैं पूरी तरह सहमत हूं। उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम है वो चाहता तो है कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की कीमत पर बिल्कुल मजबूत ना हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर हम सपा को छोड़ के जाएंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए कोई बदलाव उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा नहीं है। यहाँ एक नेता बीजेपी के हैं या कई नेता बीजेपी के हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो अखिलेश रिप्रेजेंट करते हैं जिनको। तो अखिलेश की जो राजनीतिक स्थिति है उस स्थिति में कमजोरी मुझे आती हुई नजर नहीं आ रही है। उन्होंने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इस अपने स्वामी प्रसाद मौर्य वाले इशू को उठाया था, वो राहुल गांधी के बयान के बाद उसका डाइवर्जन होगा और उस डाइवर्जन होने से लोग कंफ्यूज होंगे और फिर चीजें बदलेंगी। क्योंकि यहाँ पे आके जाति का जो सवाल है या और दूसरा, और मैं आपको बताऊं बहुत से ऐसे लोग और संगठन हैं। अभी जो मुद्दा उन्होंने उठाया था भागवत जी के बयान के बाद, काशी विद्युत परिषद ने कहा कि हम 9 तारीख को मीटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या चीजें जोड़ी गई हैं, उनका हम प्रक्षालन कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग हमारी बात हुई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम तो गीता प्रेस को चिट्ठी लिखेंगे कि भाई या तो इस चौपाई को संशोधित करें या इसको निकाल दें, जो भी हो सकता है करें। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यहाँ कोई चार्टर्ड नहीं है कि आपको बस इसी पे चलना है। ये एक सुविधा है कि आप अपने हिसाब से चीजों की व्याख्या भी कर लें। अभी तरह तरह के लोग मिल जाएंगे आपको व्याख्या करने वाले। तो जिस पिच की तरफ राहुल गांधी ने गेंद उछाली है, मुझे लगता है वो बाउंस बैक करके उन्हीं को डैमेज करने वाली है। अमीश जी नहीं सर, थोड़ा अनम्यूट कर रहा था खुद को। कासिम सर, मैं आपके पास आता हूँ चूंकि आपने अपनी बात में एक रोचक बात कही थी और वो बात हमारे इस पूरे डिबेट में जो हमारे दर्शक हैं उनके कमेंट्स में भी झलक रही है। जो अखिलेश यादव ने जो पूरी लड़ाई को 85 बनाम 15 किया था, हम भले आज राहुल गांधी और उनके बयान पर चर्चा कर रहे हो, लेकिन जो हमारे सारे दर्शक जो कमेंट कर रहे हैं, जैसे दीपक यदुवंशी हैं, वो लिख रहे हैं कि मनुवादी कुछ भी कहे तुम शूद्र पर ही डट कर रहना। वो आगे कह रहे हैं कि प्राउड टू बी शूद्र। विनय यादव लिख रहे हैं कि हम गर्व है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। पवन गौतम लिख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। उस तरह से अमर गौतम हैं जो लगातार हमारे शो में बने रहते हैं। सौरभ यादव हैं टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब ये सारी जो टिप्पणियां हमें मिल रही हैं इस डिबेट में, वो टिप्पणी वो कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश की उस सियासत से जोड़कर मिल रही है जो अभी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है। वैसे सियासत के बीच में राहुल गांधी की ये जो एंट्री है, इस पर एक आपका रिमार्क लेना चाहेंगे कि क्या इस सियासत को राहुल गांधी कमजोर करने के लिए बिल्कुल प्राण तरीके से उन्होंने ये बयान सामने अपना दिया है? क्योंकि हमने देखा है कि जब जिसका जिक्र विजय सर कर रहे थे कि प्रियंका गांधी कैंपेन जो ट्रंप कार्ड कांग्रेस ने चल दिया, तो एक वक्त था कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में अरेस्ट भी किया जा रहा था और कई सारे जो घटना स्थलों पर वो जाना चाहती थी उनको जाने नहीं दिया था। तो ये आरोप लग रहे थे कि योगी आदित्यनाथ सरकार या बीजेपी सरकार अखिलेश को बैलेंस करने के लिए कांग्रेस को लाइमलाइट में ला रही है प्रियंका गांधी पर इस तरह के एक्शंस लेकर। तो क्या आपको लग रहा है कि फिर उसी तरह की राजनीति हो रही कि राहुल बोलेंगे, बीजेपी हमला करेगी, अखिलेश कमजोर हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश को राहुल कमजोर कर पाएंगे। और एक चीज मैं बताऊं, हर बार मेरा अपना मानना है कि गठबंधन के बिना तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा नहीं। और जिस गठबंधन में कांग्रेस नहीं होगी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस गठबंधन को मुसलमान वोट नहीं मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश गठबंधन से चुनाव में जाता है, जिस गठबंधन में कांग्रेस होगी उसी को मुसलमान वोट मिलेगा, उस तरह जैसे अखिलेश को मिला था। वो उसमें फिर बंटवारा नहीं है कि 3% इधर गया, 5% इधर गया और 10% नहीं मिलेगा। एक चीज। दूसरी चीज, एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा कि ये जो शूद्र, SC और गर्भ से कम ये शूद्र हैं, इस लाइन को जो हल्के में लेगा वो धोखा दिखा देगा। और भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल हल्के में नहीं रही। मोदी, अमित शाह तो इसको हल्के में ले ही नहीं रहे, क्योंकि वो नई पिच बनने नहीं देना चाहते हैं। अमित जी वो अपनी पिच पे लाना चाहते हैं या पुरानी पिच पे खेलना चाहते हैं। नीरज जी एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खेल के नियम भी बदले हैं और भाजपा अपने नियम से खिलाना चाहती है। बस ये नियम को वो लोग नहीं जाना चाहते, वो अपने नियम पे ला रहे हैं, अपनी पिच पे ला रहे हैं। और ये जो पिच है
इस पिच को आप रोज बरोज बढ़ता हुआ देखेंगे। ये पिच कहीं से रुकने वाली नहीं। जैसे अभी विजय भाई ने कहा कि उसमें से एक बहुत ही गंभीरता से बात चल रही कि इसमें से इस तरह की चौपाई है, इस तरह की अंश है, इस तरह की कहीं पे भी बातें हैं, उसको गीता प्रेस को लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। लोगों के काम देखिए, वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि इसको हटा दिया गया, तो क्या इसको सर पे लेके घुमा जाएगा, सारे लोग घूमेंगे, सारे नेता जितना इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हो या पल्लवी पटेल हो, ये सारे लोग जो हैं जो अम्बेडकर तबके से आते हैं, वो तो मतलब उसके बाद दूसरा तरीका निकालेंगे, क्योंकि उनको हिंदुत्व पे नहीं जाना है। उनकी सीधी लाइनें और समझ गए कि वहां जाने का मतलब, समझ गए, वो हमेशा से जानते हैं वहां जाने का मतलब है वो उससे नहीं जीत पाएंगे। अब अखिलेश यादव को वो लोग कितना इस पे ला पाते हैं ये देखने वाले। तो फिलहाल तो अखिलेश यादव उस पे रुके हुए हैं। अमीश भाई, मैं एक चीज और बताऊं, ये जो लोगों को, हमारी जनता को मिल रहा है खाद्य सामग्री और मकान, और ये मैं कई बार डिबेट्स में कह चुका हूं, फिर करूं, सबसे ज्यादा मकान अगर उत्तर प्रदेश में मिले हैं तो मुसलमानों को मिले, और सबसे कम वोट अगर किसी ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमानों ने दिया है। सबसे ज्यादा राशन अगर किसी को मिला है तो क्या कहते हैं, दलित ओबीसी को मिला है। और सबसे कम वोट इस चुनाव में जो गया है चुनाव, अगर किसी का मिला है तो दलित ओबीसी का मिला है भाजपा को। ये योजना जो होती है वो कहती है ये तो हमारा अधिकार है, ये कोई हमारे पे एहसान थोड़ी हो रहा है कि क्या कहते हैं योजनाएं दे के हमको एहसान किया जा रहा है। 55 से 60% लोगों ने इतनी योजनाओं का लाभ उठाने के बाद भी तो वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को ना। तो ये कोई इशू नहीं होता। हाँ, जो बातें मुद्दों पे आधारित होती है, जो विचार वैचारिक जो मामले होते हैं, ये जो वैचारिक लड़ाई है, ये आपके अम्बेडकराइस्ट और इस लड़ाई को अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ाने में कामयाब हो रहा है ये तबका, उसमें हल्का सा जो है डेंट तो राहुल गांधी ने किया उनके अपने इस बयान से। वो एक जो बना हुआ था, एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल को अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर रावण, माया और क्या कहते हैं आकाश आनंद आज स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला कर रहे थे, इस तरह के लोगों की जो रोज की खबरें थी, उनकी ब्रेकिंग्स थी, उनके मामले थे, उसकी जगह ले ली राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ। मुझे लगता है कि बेवक्त का ये बयान था, उससे उसको हल्का सा झटका जरूर लगा है। और अगर ये बढ़ेगा तो उस मुद्दे को, जिस मुद्दे को ये लोग जा रहे थे लेके, उस मुद्दे पे चोट तो जरूर पहुंचेगी और ये नुकसान तो उसी तबके का होगा ना। लेकिन फिर वही बात है, घी तो खिचड़ी में गिरना है, इधर जाए या उधर जाए, है तो विपक्ष के पास ना। जी बिल्कुल, विनय यादव कह रहे हैं वही बात जो करीब करीब हमारे मेहमानों ने भी की। राहुल गांधी ने योगी जी का कद और बढ़ा दिया है। राहुल गांधी को अगर बोलना था तो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बोलते। हमने यही सवाल दोस्तों YouTube पर आपसे किया था कि क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव का नुकसान कराएंगे। मतलब अगर राहुल गांधी के CM योगी पर दिए इस बयान से बीजेपी को फायदा पहुंचता है तो अखिलेश यादव को नुकसान होगा। तो 53% लोगों का कहना है कि हाँ, राहुल गांधी का ये जो बयान था ये अखिलेश यादव की जो मुहिम चल रही थी शूद्र राजनीति की, उसे नुकसान ही पहुंचाएगा। हालांकि 47% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विजय उपाध्याय जी, सैयद कासिम साहब, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।